प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज यूपी टेट अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के बाल विकास के क्रम में आज आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके बीच में हाजिर हूं। जो बच्चों आप देखेंगे अपने सिलेबस को उठा करके, तो उसमें लिखा गया बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो आज बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं इसको पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। तो बच्चों पहले नंबर देख लेते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें क्या पर बाल विकास की प्रकृति में बाल विकास की प्रकृति, वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषा, वंशानुक्रम की प्रक्रिया, वंशानुक्रम के सिद्धांत एवं नियम और बाल विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम का प्रभाव। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखिए, बाल विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्राणी के गर्भ में आने से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त होने की स्थिति मानव विकास है। मानव विकास का अनेक कारकों द्वारा होता है। इन कारकों ने दो प्रमुख जैविक एवं सामाजिक। जैविक विकास का दायित्व माता पिता पर होता है और सामाजिक विकास का वातावरण पर, मतलब बच्चों जैविक जो कहते हैं जेनेटिक लक्षण है, आनुवंशिक लक्षण है, तो ये माता पिता पर निर्भर होता है। लेकिन सामाजिक विकास जो बच्चों हमारे वातावरण पर निर्भर होता है। बालक लगभग 9 माह अर्थात 280 दिन तक माँ के गर्भ में रहता है और तब से ही उसके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब भ्रूण विकसित होकर पूर्ण बालक स्वरूप ग्रहण कर लेता है तो वह प्राकृतिक नियमानुसार उसे गर्भ से पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। तब बालक के विकास की प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से विकसित होने लगती है। बालक के विकास पर वंशानुक्रम के अतिरिक्त वातावरण का भी प्रभाव पड़ने लगता है। जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रम तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण। जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रम तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। इसे प्रकृति, नेचर और तथा पोषण, पोषण मतलब न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। इसे प्राकृतिक तथा पोषण भी कहा जाता है। बुद्धवर्थ का कथन है कि एक पौधे का वंशानुक्रम उसके बीज में निहित है और उसके पोषण का दायित्व उसके वातावरण पर निर्भर है। बच्चों देखेंगे वंशानुक्रम की अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। साधारणतः जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। बालक को न केवल माता पिता से वरन उनसे पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवंशिकता आदि नामों से पुकारते हैं। बालक में उत्पन्न विशेषताओं के लिए उसके माता पिता को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता, बल्कि उसके सगे संबंधियों को भी। रुथ बेनेडिक्ट के अनुसार, रुथ बेनेडिक्ट मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार क्या परिभाषा है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण का नाम है। बुद्धवर्थ के शब्दों में वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थे। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। जे थॉम्सन के शब्दों में वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। उपयुक्त विद्वानों के मतों से स्पष्ट होता है कि वंशानुक्रम की धारणा अमूर्त होती है। इसको हम व्यक्ति के व्यवहारों एवं विशेषताओं के द्वारा ही जान सकते हैं। अतः मानव व्यवहार का वह संगठित रूप जो छात्र में उसके माता पिता और उसके पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित होता है को हम वंशानुक्रम कहते हैं। अब बच्चों वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है। प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी।
मानव शरीर कोषों का योग होता है। कोषों मतलब सेलों का योग होता है, कोशिका का योग होता है। शरीर का आरंभ केवल एक कोष से होता है, जिसे संयुक्त कोष जाइगोट कहते हैं। यह कोष 2, 4, 8, 16, 32 और इसी क्रम संख्या में आगे बढ़ता है। संयुक्त कोष को 2 उत्पादक कोषों का योग होता है। इनमें से एक कोष पिता का होता है, जिसे पितृकोष स्पर्म, और दूसरा माता का होता है, जिसे मातृकोष ओवम कहते हैं। उत्पाद कोष भी संयुक्त कोष की समान संख्या में बढ़ते हैं। पुरुष और स्त्री प्रत्येक कोष में 23-23 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों के संबंध में मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 76 गुणसूत्रों में निहित होती रहती हैं, मतलब निहित रहती हैं। ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान पैतृक या जीन्स पित्रैको या जीन्स में होती है। अतः हम संयुक्त कोष, गुणसूत्र तथा पित्रैक के बारे में जानना आवश्यक है। क्या है बच्चों, देखिए, संयुक्त कोष जाइगोट ये गाढ़े एवं तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म बना होता है। साइटोप्लाज्म का बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक न्यूक्लियस होता है, जिसके भीतर गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिकाओं के नाभिक में डोरों के समान रचना पाई जाती है, जिनको क्रोमोसोम कहा जाता है। ये गुणसूत्र सदैव इस जोड़ों में पाए जाते हैं। एक संयुक्त कोष में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, जिसमें आधे पिता द्वारा प्राप्त होते हैं और आधे माता द्वारा। प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे तत्व होते हैं, जिनको जीन्स कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। पितृक या जीन्स एक गुणसूत्र के अंदर वंशानुक्रम के अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जाते हैं, जिनको पितृक जीन कहा जाता है। जैसे कि एनास्टासी ने लिखा है, पितृक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है, जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता रहता है या होता है। अतः अपने माता पिता और पूर्वजों से जन्मजात विशेषताओं के रूप में हमें जो भी प्राप्त होता है, वह माता पिता द्वारा प्रदान किए गए पितृकों के माध्यम से माँ के गर्भ में जीवन प्रारंभ होने शुक्र कीट द्वारा अंडकोश का निषेचन होने के समय ही प्राप्त हो जाता है। यह स्वतः ही पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। वंशानुक्रम सिद्धांत और नियम, लॉ एंड थ्योरीज ऑफ हेरेडिटी। वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक व रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न परीक्षण एवं प्रयोग किए गए हैं। वंशानुक्रम के स्वरूप इन्हीं परीक्षणों के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। अतः विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई खोजों को हम सिद्धांत एवं नियम मानते हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित है। बीज कोष की निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता। इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन का कथन है, बीज कोष का कार्य केवल उत्पाद कोषों का निर्माण करना, जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है और उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। परंतु इसकी आलोचना करते हुए BN झा ने लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर के केवल बीज कोष के संरक्षक हैं, जिससे वह अपनी संतान को देते हैं। बीज कोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है, मानो कि एक बैंक से निकालकर दूसरे में रख दिया जाता हो। यह मत वंशानुक्रम के संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या न कर पाने के कारण अमान्य है।
समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। इस नियम से स्पष्ट करते हुए सोरेनसन ने लिखा है, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, मंद बुद्धि के माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रचना दृष्टि से भी माता पिता के समान होते हैं। यह नियम अपूर्ण है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है काले माता पिता की संतानें गोरी और मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें बुद्धिमान होती हैं। विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भिन्नता का नियम प्रतिपादन करने वालों में डार्विन, लैमार्क ने अनेक प्रयोगों और विचारों द्वारा यह मत प्रकट किया है कि उपयोग न करने वाले अवयवों तथा विशेषताओं का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है। नवोत्पत्ति या प्राकृतिक चयन द्वारा वंशानुक्रमी विशेषताओं का उन्नयन होता है। प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। प्रत्यागमन शब्द का अर्थ विपरीत होता है। जब बालक माता पिता के विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। जैसे मंद बुद्धि माता पिता के संतान प्रखर बुद्धि होना। ये इस नियम के संदर्भ में विद्वानों ने निम्न धारणाएं प्रस्तुत की हैं। यदि वंश सूत्रों का मिश्रण सही रूप से नहीं हो पाता तो विपरीत विशेषताओं वाले बालक विकसित होते हैं। जागृत सुसुप्त दो प्रकार के गुण वंश में निश्चित करते हैं। विपरीत विशेषताओं सुसुप्त गुणों वालों का परिणाम होता है। अर्जित गुणों का संक्रमण नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। इस नियम को स्वीकार करते हुए विकासवादी लैमार्क ने लिखा है, व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में अर्जित किया जाता है। जीवन में जो अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित करता है। लैमार्क ने जिराफ के गर्दन लंबा होना प्रसूतिवश बताया, लेकिन अब वह वंशानुक्रमी हो चुका है। लैमार्क के इस कथन की पुष्टि मैक्डूगल और पालाव ने चूहों पर एवं हैरिसन ने पतंगों पर परीक्षण करके आज के युग में विकासवाद या अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाता है। इस संबंध में वुडवर्थ ने लिखा है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया के अपने आधुनिक ज्ञान से संपन्न होने पर यह बात प्रायः असंभव जान पड़ती है कि अर्जित गुणों को संक्रमित किया जा सके। जैसे यदि कोई भाषा बोलना सीख ले तो वह अपने पितृकों द्वारा इस ज्ञान को अपने बच्चे को संक्रमित कर सकता है। इस प्रकार किसी प्रमाण की पुष्टि नहीं हुई है। मेंडल का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। इस नियम के अनुसार वर्णसंकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या समान रूप की ओर अग्रसर होती हैं। इस नियम को चेकोस्लोवाकिया के मेंडल नामक पदारी ने प्रतिपादन किया था। उसने अपने बगीचे में बड़ी छोटी मटरें बराबर संख्या में मिलाकर बोई। उगने वाले मटरों का सब वर्णसंकर जाति की थी। मेंडल इस वर्णसंकर मटरों को फिर बोया और इस प्रकार उसने उगने वाली मटर कई बार बोया। अंत में उसे ऐसी मटर मिली जो वर्णसंकर होने के बजाय शुद्ध थी, जैसा निम्नलिखित रेखा चित्र से स्पष्ट किया गया है। जैसे बच्चों शुद्ध बड़ी मटर, शुद्ध छोटी मटर दोनों को मिला के क्रॉस कराया गया, वर्णसंकर मटर हुआ। और फिर इसको जब बोया गया तो इसमें शुद्ध बड़ी मटर 25% मिला, बड़ी संकर मटर 50 हुआ और शुद्ध छोटी मटर 25% हुआ। तो बच्चों ये वर्णसंकर है, ये आपका शुद्ध हो गया। इस प्रकार मेंडल ने चूहों पर भी प्रयोग किए और पूर्व निष्कर्षों पर प्राप्त किया। अपने सफ़ेद और काले
चूहों को एक साथ रखा और इनके समागम से पहले काले चूहे उत्पन्न हुए। फिर वर्णशंकर चूहों के साथ रखा, फिर सफ़ेद और काले दोनों ही प्रकार के चूहे उत्पन्न हुए। मेंडल के नियम प्रयोगों से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। मेंडल के नियम से प्रत्यागमन को स्पष्ट होता है। बालक में माता पिता की ओर से एक एक गुणसूत्र आता है। गुणसूत्र की अभिव्यक्ति संयोग पर निर्भर है। एक ही प्रकार के गुणसूत्र अपने ही प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं। जागृत गुणसूत्र की अभिव्यक्ति करता है, सुषुप्त नहीं। कालांतर में यह अनुपात 1:2, 2:4, 1:2, 1:2 का होता है। अब देखें बच्चों, बाल विकास का वंशानुक्रम पर प्रभाव। बच्चे के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम के प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न प्रयोग किए और यह सिद्ध किया कि बालक का विकास वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। वंशानुक्रम निम्नलिखित प्रकार के बाल विकास को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र की बनावट। तंत्रिका तंत्र में प्राणी की वृद्धि, सीखना, आदतें, विचार, आकांक्षाएं आदि केंद्रित रहते हैं। तंत्रिका तंत्र बालक में वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है। इससे ही ज्ञानेंद्रियां, पेशियां तथा ग्रंथियां आदि प्रभावित होती रहती हैं। छात्र की प्रतिक्रियाएं तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती हैं। अतः हम बालक को तंत्रिका तंत्र के विकास को सामान्य, पिछड़ा, असमान आदि भागों में विभाजित कर सकते हैं। बालक का भविष्य तंत्रिका तंत्र की बनावट पर निर्भर करता है। बुद्धि पर प्रभाव। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से स्पष्ट कर दिया है कि वंशानुक्रम के द्वारा छात्र में बुद्धि आती है, अतः बुद्धि को जन्मजात माना जाता है। स्पीयरमैन ने बुद्धि की विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का वंशानुक्रम को देन माना है। बालक की बुद्धि वंशानुक्रम पर ही निश्चित होती है। मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव। मूल प्रवृत्ति बालक के व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है। इसको हम देख नहीं सकते, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार को देखकर पता लगाते हैं कि कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होकर व्यवहार का संचालन कर रही है। मैडुगल महोदय ने इनका पता लगाया और इनको जानने के लिए इन्होंने प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों के साथ एक संवेग को भी जोड़ दिया, जो मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। संवेग को देखकर मूल प्रवृत्ति का पता लगाया जाता है। आपने अपने यह भी स्पष्ट किया कि ये भी वंश से ही प्राप्त होते हैं और होते मूल प्रवृत्तियाँ सहयोगी संवेग, पलायन का संवेग, भय से निवृत्त, घृणा, जिज्ञासा, आश्चर्य, ईर्ष्या, क्रोध, आत्मगौरव, सकारात्मक आत्म अनुभूति से है। स्वभाव का प्रभाव। बालक के स्वभाव का प्रकटीकरण उनके माता पिता स्वभाव के अनुकूल होता है। यदि बालक के माता पिता मीठा बोलते हैं तो उसका स्वभाव भी मीठा बोलने वाला होगा। इसी प्रकार से क्रोधी एवं निर्दयी स्वभाव वाले माता पिता के बालक निर्दयी एवं क्रोधी होते हैं। सेल्डन महोदय ने मानव स्वभाव का अध्ययन करके 3 भागों में विभाजित किया था। बिस्ट्रोटोनिया। इस स्वभाव के व्यक्ति समाजप्रिय, आराम पसंद, हंसमुख और स्वादिष्ट भोजन में रुचि रखने वाले होते हैं। सोमैटोटोनिया। इस प्रकार के स्वभाव व्यक्ति महत्वाकांक्षी, क्रोधी, निर्दयी, सम्मानप्रिय, दृढ़ प्रतिज्ञ आदि विशेषताओं वाले होते हैं। सेब्रोटोनिया। इस स्वभाव के व्यक्ति चिंतनशील, एकांत प्रिय, नियंत्रण पसंद एवं विचारशील होते हैं। ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों, ये जो स्वभाव के बारे में है, सेल्डन महोदय ने कितने भागों में बांटा? 3। बिस्ट्रोटोनिया, सोमैटोटोनिया, सेब्रोटोनिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है। शारीरिक संगठन, फिजिकल स्ट्रक्चर। बालक का शारीरिक गठन एवं शरीर की बनावट उसके वंशजों पर निर्भर करती है। कार्ल पियर्सन ने बताया कि माता पिता की लंबाई, रंग एवं स्वास्थ्य
आदि पर प्रभाव बालकों पर पड़ता है। क्रिस्मर महोदय ने एक अध्ययन से शारीरिक गठन के आधार पर संपूर्ण मानव जाति को विभिन्न भागों में बांटा है। पिकनिक, इस प्रकार व्यक्ति शरीर से मोटा, कद में छोटा, गोल मटोल और अधिक चर्बी युक्त होता है। इसका सीना चौड़ा लेकिन दबा हुआ पेट निकला हुआ होता है। एथलेटिक, इस प्रकार व्यक्ति शारीरिक क्षमताओं के आधार पर युक्त होता है, जैसे सिपाही या खिलाड़ी। एस्थेनिक, इस प्रकार व्यक्ति दुबला पतला शक्तिहीन शरीर वाला होता है। यह संकुचित स्वभाव का होता है। यह लोग किसी भी प्रकार से अन्य लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव, बालकों में माता पिता की व्यावसायिक योग्यता की कुशलता भी स्थानांतरित होती है। कैटल ने 1885 अमेरिकन वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन कर पाया कि उसमें 2/5 व्यवसायी वर्ग, 1/2 उत्पादक वर्ग तथा 1/4 कृषि वर्ग के थे। अतः स्पष्ट है व्यावसायिक कुशलता वंश पर आधारित होती है। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, जो लोग वंश से अच्छा चरित्र गुण या सामाजिक स्थिति समाज संबंधी विशेषताओं को लेकर उत्पन्न होते हैं, वे ही सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। विंसी महोदय का मत है, गुणवान एवं प्रतिष्ठित माता पिता की संतानें ही प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। जैसे रिचर्ड एडवर्ड नामक परिवार ने रिचर्ड की एक प्रतिष्ठित नागरिक थे। इनकी संतानें विधानसभा के सदस्य एवं महाविद्यालयों का अध्यक्ष आदि प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हुए। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमी पर होती है। अब बच्चों वातावरण पर प्रभाव देखेंगे कि पहले तक हम लोग वंशानुक्रमी देखे, अब बच्चों हम लोग वातावरण देखेंगे। इसमें पारिवारिक क्या है प्रभाव पड़ता है, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, कम्युनिकेटिंग। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, वातावरण का अर्थ एवं परिभाषाएं, बालक विकास के वातावरण पर प्रभाव, बालक के विकास के प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक। तो वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। परिधन आवरण, तो बच्चों ये जो पर्यावरण आपका टॉपिक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं बच्चों, आपके जो यूपी टेट है, यूपी टेट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जो पूछे जाएंगे तथ्यात्मक महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को भी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें, जिससे आपको और आसानी रहे। आप पढ़ते रहें, फिर तैयारी करते रहें। तो बच्चों आप तैयारी करिए बढ़िया से, हम आपके साथ हैं। और चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और बच्चों प्लेलिस्ट में आप जाकर के कर्मोज वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी करते रहिए, क्योंकि बच्चों अभी कोई यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। तब तक हम ये बैठकर अपने नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें। अपने नोटिफिकेशन का इंतज़ार इसलिए ना करें क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो हमारे पास तैयारी करने का समय नहीं रहेगा। इसलिए अभी विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ते रहें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें, पॉइंट टू पॉइंट को नोट करते रहें, ठीक है। अभी नोट्स बनाते रहें, तैयारी करते रहिए बेहतर से, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज दोस्तों आज यहीं तक का। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।